फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स देखेंगे, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग ये एक बार किस तरीके से हमने 120 का टारगेट रखा है ना? कुछ बच्चों के 50 या 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से 120 मार्क्स पे ले जाना है। आज का हमारा लेक्चर जो है, मेनली हम लोगों को सबसे पहले सीखना है कि चूज़ कैसे करना है ऐसे। फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स देखेंगे, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग ये एक बार इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं ऐसे के पेपर में, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि भाई 3 सेक्शंस हैं आपके ए, बी और सी, जनरल चीज़ें, है ना? ये जनरल चीज़ें हैं, ये आपको एग्ज़ाम में भूलनी नहीं है, एग्ज़ाम में इसको याद रखना है। कभी-कभी क्या होता है ना, प्रेशर बहुत होता है हमारे ऊपर, तो हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, है ना? इसको याद रखना है आपको कि 3 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में से एक ऐसे आपको चूज़ करना है ना? ए से 1 करना है, बी से 1 करना है और सी से भी 1 करना है। हर ऐसे का इक्वल मार्क्स है, 50 मार्क्स इक्वली डिवाइडेड है, 50, 50 एंड 50। ओवरऑल मार्क्स कितने हो गए? 150 मार्क्स हो गए, ठीक है? और जो आपका हर ऐसे रहेगा, वो 700 शब्दों का रहेगा। 700 वर्ड्स हैव टू बी रिटन इन ईच ऐसे, ठीक है? ये आपको याद रखना है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भूलनी नहीं है ना? एग्ज़ाम में इसको याद रखना है, ये माइंड में रहनी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या होता है, कभी-कभी बेसिक चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, है ना? कभी-कभी 700 की जगह हम लोग जो है 900 वर्ड लिख के आ जाते हैं। 700 की जगह आप 720 लिख दो, 680 लिख दो, इसमें कोई इश्यू नहीं है ना? इसमें वो भी माइंड नहीं करेंगे कि यार 1-2 शब्द जो है 20-30 शब्दों का अंतर हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है। पर अगर आप 100 वर्ड ज़्यादा लिख दोगे या फिर 100 वर्ड कम लिखोगे, तो ये एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी आंसर्स में। ठीक है? तो सबसे पहले हमने कल पीवाईक्यूज़ देख लिए थे सारे के सारे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे का सीरीज़। एक मैं पेज ऐड कर लेता हूँ आपके लिए, 1 सेकंड। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसे में जो है हमारा, ऐसे में आंसर्स आपका फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए, है ना? कि सबसे पहले जो हमें शीट मिलेगी, जैसे शीट आपको मिलती है कोई भी, ये आपकी एक ऐसे की सीट रहेगी, ठीक है? वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको शीट मिलेगी। यहाँ पे आपका सेक्शन ए डला होगा, सेक्शन ए, उसके बाद टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, ये आपके यहाँ पे ऐसे-ऐसे मेंशन होंगे, ठीक है? उसके बाद ये होगा ब्लैंक स्पेस, ठीक है? ब्लैंक स्पेस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी जो है, ये मार्जिन्स बने होते हैं, ठीक है? दोनों साइड में ये मार्जिन्स होते हैं, यहाँ पे आपको नहीं लिखना होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना कोई भी ऐसे, अगर आपको दूसरा नंबर का ऐसे समझ आ रहा है, तो आपने दूसरे नंबर का ऐसे यहाँ पे आपने हेडिंग बनाई और यहाँ पे उसको लिख दिया, बॉक्स में क्लोज़ कर दिया। उसके बाद आप अपना ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से आपने अपना ऐसे का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन आपको कितना होना चाहिए? इंट्रोडक्शन कम से कम आपका जो है 10 से 15% ऑफ जो वर्ड लिमिट है, वो आपकी इंट्रो में जानी चाहिए, है ना? तो जैसे हमारा 700 वर्ड का है, तो हमारा कितना इंट्रोडक्शन होना चाहिए? 70 प्लस आपका 30, मतलब 100 वर्ड के आसपास जो है आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखना है। अगर हमारा पैरा यहाँ खत्म हो रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये मतलब ये जो कैम्ब्रिज स्टाइल ऑफ राइटिंग बोलते हैं इसको, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। कोई ऐसे जो है ना, आपका एक इंग्लिश का टीचर या फिर इंग्लिश का प्रोफेसर ही चेक कर रहा होगा, तो अगर इस तरीके से आपका ऐसे लिखा जाएगा ना, इतना ब्यूटीफुली इस ऐसे को अपन लिखेंगे, तो उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। ऐसे को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ऐसे को हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना? यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है और यहाँ आके खत्म हो जा रहा है। फिर जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है आपका, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना? ये कुछ बेसिक सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में याद रखना है। फिर आपका जो थर्ड पैरा स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? इस तरीके से। इस तरीके से आपको यहाँ पे खत्म कर देना है इसको। यहाँ तक एंड तक नहीं ले जाना है, इसको इस तरीके से प्लान करना है हर पैराग्राफ को कि आपका जो है इस तरीके से खत्म हो, ठीक है? ये एक इंग्लिश में ऐसे राइटिंग जो होती है कि ये मतलब स्टाइल होती है, इससे जो है आपका ऐसे जो होगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, हैफ़ज़ार्ड नहीं लगेगा, ठीक है? वो इम्पैक्टफुल लगेगा, ठीक है? अब फिर अपन देखते हैं कि ऐसे आपको चुनना कैसे है। इस तरीके से आपने ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखा 10 से 15% में, और 10 से 15% में ही आप अपना कंक्लूज़न लिखोगे। ठीक है? यही आपका कंक्लूज़न होगा। ठीक है? 30% आपका इंट्रो और कंक्लूज़न में चला जाएगा, है ना? फिर बाकी का 70% जो रहेगा, वो आपका बॉडी पार्ट में जाएगा। ठीक है? अब बॉडी पार्ट में कितना, 70% कितना हो गया आपका? 100 आपके वर्ड्स चले गए आपके इंट्रो में, 100 वर्ड्स आपके चले गए कंक्लूज़न में। आपके पास बचे कितने? 500 वर्ड्स, है ना? 500 वर्ड्स जो है ना आपके, वो आएँगे बॉडी के लिए। तो मेन पार्ट जो है हमारा बॉडी है, जो कि हम सेकंड और थर्ड लेक्चर में देखेंगे कि क्या बॉडी को किस तरीके से सजाना है, किस तरीके से उसको लेके जाना है। बेसिक चीज़ें ये है, ठीक है? तो अपन वापस पीवाईक्यू पे आते हैं और देखते हैं कि ऐसे को चूज़ कैसे करना है ना? ऐसे में चॉइस किस तरीके से आपको करनी है, जिससे आपका जो है एकदम सटीक आंसर आप लिख पाओ, और जो आपके 50 मार्क्स हैं, इसमें से कम आप 35 प्लस स्कोर करो, है ना? मेरा गोल यही है कि आप 35 प्लस स्कोर करो किसी भी ऐसे में। यही हमारा गोल है, 35
प्लस 35 प्लस 35 है ना? 70 प्लस आपका 35 प्लस 35 प्लस 35 ये आपके जो है स्कोर आने चाहिए सारे ऐसे में से। ठीक है, आपके 45 कम हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? स्कोर तो आपका 35 से 40 लेके जाना है। आपका गोल यही होना चाहिए कि आपके 120 मार्क्स आएँ। पर अगर कितना भी कम हो जाए तो आपका जो है 35 तो रहना ही चाहिए, है ना? अब मैं ये नहीं करूँगा कि आपको 20 मार्क्स लेके आ रहे हो आप 30 में से, आप 25 मार्क्स लेकर आ रहे हो 30 में से, है ना? 50 में से 25 और 20 मार्क्स लेके आ रहे हो, ये नहीं करना है आपको। अब चॉइस कैसे होनी चाहिए आपको? अगर जैसे सेक्शन ए आपको दिख रहा है, अब जैसे क्या होता है ना कि ऐसे की जो चॉइस होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है ना? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पर्सन का जो है ऑप्शनल या फिर अगर उसने अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में लिटरेचर पढ़ा है, हिंदी साहित्य पढ़ा है, तो वो ये वाला टॉपिक चूज़ करेगा, है ना? उसको ये टॉपिक सबसे बेस्ट लगेगा क्योंकि उसने जो है अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में लिटरेचर पढ़ा हुआ है, हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ है और वो उसको कैरेक्टर बिल्डिंग सीधे-सीधे उसको समझ आ जाएगा कि यार ये जो मैंने पढ़ा है ना, जो अपनी लिटरेचर में पढ़ा है उसका मैं यहाँ पे पूर्णतः इस्तेमाल कर लूँगा। पर जो जनरल आदमी होगा, जनरल आदमी मतलब कि जो बच्चा जो है जनरल स्टडीज़ पढ़ रहा है, कोई स्पेसिफ़िक बैकग्राउंड नहीं है, उसके लिए सबसे अच्छा इन दोनों ऐसे में से आपका कौन-सा हो सकता है? द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब ये टॉपिक जो है ना, वो आपका सबसे अच्छा क्यों हुआ? मतलब आपने अगर चॉइस की, तो इसकी चॉइस क्यों की? मतलब मैं अगर आपकी जगह होता, तो ये वाला ऐसे लिखता और क्यों लिखता, उसका रीज़न क्या है ना? रीज़न क्या है उसका? अब रीज़न ये है कि भाई देखो प्रॉब्लम्स, उसने जेनेरिक बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है। इसमें क्या है रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग। अब यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैरेक्टर बिल्डिंग के ब्लॉक्स कौन से होते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग काम कैसे करती है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। पर यहाँ पे क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात हो रही है। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन-सी हो सकती है भाई? दिल्ली हो सकती है आपकी, जो टियर 1 सिटीज़ होती हैं, ठीक है? आपकी बैंगलोर हो सकती है, आपकी मुंबई हो सकती है या फिर अगर आप दुबई के बारे में लिखना चाहें, तो दुबई के बारे में भी लिख सकते हैं। उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आपको इंडिया की सिटीज़ के बारे में लिखना है। आप दुबई के बारे में लिखिए, आप बैंगलोर के बारे में लिखिए, आप दिल्ली के बारे में लिखिए, आप मुंबई के बारे में लिखिए, ठीक है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई आपके पास। तो एक तो आपके पास बतेरे एग्ज़ाम्पल हो गए। उसके बाद प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम क्या है? ओल्ड पीपल की। अब जब ये आप ऐसे लिखने जाओगे, तो आपके पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी निकल के आ जाएँगी, है ना? प्रॉब्लम्स हमने देखा है कि जीएस 1 का जो सिलेबस है, उसमें से प्रॉब्लम्स निकाल लेंगे, कि सोसाइटल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है ना? इकोनॉमिक लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, कल्चरल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, टेक लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं ओल्ड एज पीपल, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स भी बहुत आ जाएँगी। प्रॉब्लम्स लिखेंगे सबसे पहले अपन लोग, है ना? कि प्रॉब्लम्स क्या है? फिर प्रॉब्लम का इम्प्लीकेशन क्या होता है? फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ना? इस तरीके से आपका 700 वर्ड्स का ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा 100 वर्ड्स में। ठीक है, उसमें या तो आप किसी रिपोर्ट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर किसी और चीज़ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो हम आने वाले जो है इसी लेक्चर में देख लेंगे कि 10 तरीके के इंट्रोडक्शन किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ऐसे को चुनेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाएगा क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत होगा, है ना? हमारा गोल क्या है? मतलब आपका पैरामीटर क्या होना चाहिए? पैरामीटर क्या होना चाहिए? किसी भी निबंध को चुनने का सबसे बड़ा पैरामीटर होता है आपका कंटेंट, है ना? अगर आपके पास कंटेंट है तो आप उसको लिख लोगे, है ना? अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जी20 लीडरशिप फॉर इंडिया अगर इस ऐसे को अगर मैं चुनता हूँ, तो मेरे पास स्पेसिफिक कंटेंट होना चाहिए। स्पेसिफिक कंटेंट का मतलब क्या है? कि सबसे पहले मुझे जी20 पता होगा कि भाई ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ कौन-सी है ना? इसका मुझे आइडिया होना चाहिए। अगर मुझे ये नहीं पता, तो मैं ये ऐसे लिखूँगा कैसे? मुझे उसका पता होना चाहिए। फिर इंडिया की लीडरशिप का इसका क्या मतलब है? तो इसके पास एग्ज़ाम्पल्स भी होने चाहिए मेरे पास, है ना? कि इंडिया का इंटरनेशनली क्या स्टेटस है लीडरशिप में? क्या इंडिया यूएन का मेंबर है? क्या इंडिया एससीओ का मेंबर है? जो अदर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उसका भी मुझे नॉलेज होना चाहिए। पर ये टॉपिक सबसे ज़्यादा सटीक मुझे लग रहा है जिसमें मैं जनरल कंटेंट पढ़ के भी इस ऐसे को कंटेंटफुल बना सकता हूँ, है ना? इसको एनरिच्ड बना सकता हूँ। तो यही मेरा गोल है कि मैं कैसे लिमिटेड लिमिटेड नॉलेज में अपना ऐसे सबसे बेस्ट लिख दूँ। इसी गोल को रखना है आपको याद और अपना ऐसे को चुनना है, अपने ऐसे के टॉपिक को चुनना है। तो इसी प्रकार से आपको अपना दिमाग लगाना है जब भी आप ऐसे चुनने जाओगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2-3 एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं कि कैसे ऐसे को चुनना है। अब सेक्शन बी में खुलते हैं हम लोग, ठीक है? जो सेक्शन बी है उसमें पहला टॉपिक है स्पेस साइंस एंड इंडिया। ये एक ओपन एंडेड है ना? ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है स्पेस साइंस में तो उसको ये टॉपिक बहुत शानदार लगेगा क्योंकि वो स्पेस साइंस की शुरुआत कर सकता है कि स्पेस साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई भारत में, ठीक है? उसके क्या-क्या जो है स्वॉट एनालिसिस कर सकता है, हाँ? स्ट्रेंथ क्या है स्पेस की, वीकनेस क्या है, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या हैं, ये आपके बॉडी में इस तरीके से इसको खोला जा सकता है। पर इसके लिए आपको एग्ज़ाम्पल्स स्पेसिफिक याद होने चाहिए, है ना?
अब इस टॉपिक के लिए आपको एग्ज़ाम्पल्स अगर याद नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये नहीं पता कि इसरो कब बना था, है ना? इसरो को किसने फाउंड किया था, फाउंडर कौन थे, है ना? विक्रम भाई साराभाई आपको पता है या नहीं पता है? विक्रम साराभाई, है ना? इन्होंने ये फाउंडर थे इसरो के, ये आपको पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें, है ना? चंद्रयान पता होना चाहिए आपको, मंगलयान पता होना चाहिए, है ना? आपका जो शुक्रयान है वो पता होना चाहिए, आदित्य एल-1 पता होना चाहिए और जो स्पेस के स्टार्टअप्स हैं जो आपको वो पता होने चाहिए। मतलब स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए आपको। है ना? क्योंकि स्पेस साइंस एक मतलब डेडिकेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया उन लोगों ने, एकदम नैरो पॉइंटेड चीज़ पूछी है। साइंस के अलावा स्पेस साइंस पूछी है, स्पेस साइंस बताओ और इंडिया का रोल बताओ उसमें। ठीक है? ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है। अगर इसके अलावा हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कृषि जो है ना बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सभी आपके यूपी पीसीएस में हर साल एक क्वेश्चन जो है कृषि से पूछा ही जाता है और कृषि के बारे में हमको नॉलेज भी बहुत है ना? हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है कृषि के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है? न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब ये सबसे मुझे सटीक लग रहा है ना? क्योंकि देखो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आपको पता बहुत है। एग्रीकल्चर सेक्टर के आपको पॉजिटिव पता है, नेगेटिव पता है, आपको स्ट्रेंथ पता है, आपको वीकनेस पता है, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ पता है, आपको थ्रेट्स भी पता है। तो आप एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लोगे, है ना? एनालाइज़ कर लोगे। फिर इसमें न्यू पॉसिबिलिटीज़ की बात की गई है। न्यू पॉसिबिलिटी की बात की गई है तो ऑटोमैटिकली ओल्ड पॉसिबिलिटीज़ की बात आ जाएगी। हाँ, ओल्ड चैलेंजेस क्या थे? जो पुराने चैलेंजेस थे वो आपको पता होने चाहिए, है ना? तो वो आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाएगा और ये आपको वो टॉपिक लगेगा जो आपको करने लायक है जिसमें आप मार्क्स जो है स्कोर कर पाओगे। क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको प्रॉब्लम्स भी पता है, ठीक है? आपको चैलेंजेस भी पता है, ठीक है? आपके पास स्कीम्स भी हैं कंटेंट में, है ना? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं क्योंकि अगर आप ऐसे लिखने जा रहे हो और अगर आप इज़, एम, आर के बेसिस पे अगर ऐसे लिखना चाहते हो, तो आपका ऐसे इतना इम्पैक्टफुल नहीं बन पाएगा। ऐसे को अगर आपको ब्यूटीफाई करना है और कंटेंट रिच बनाना है, तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आप सबसे पहले टॉपिक वही चुनेंगे जिसमें आपके पास कंटेंट होगा। तो ये आपका गोल्डन रूल नंबर 1 हो गया, गोल्डन रूल नंबर 1 कि कंटेंट वाला टॉपिक ही चुनना है, ठीक है? अब जैसे इसमें जो तीसरा टॉपिक है वो है ग्लोबलाइज़ेशन इन कॉटन इंडस्ट्री। अब इसमें आपको ग्लोबलाइज़ेशन पता होना चाहिए, कॉटन इंडस्ट्री पता होना चाहिए, ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, है ना? आपको कॉटेज इंडस्ट्री का लिंकेजेस पता होना चाहिए ग्लोबलाइज़ेशन से, है ना? किस तरीके से ग्लोबलाइज़ेशन ने इम्पैक्ट किया है कॉटेज इंडस्ट्री को। अब वो आप शायद 19th सेंचुरी से जोड़ सकते हैं कि 19th सेंचुरी में जब दक्कन रिवोल्ट हुआ था, तो उसका भी क्या रिलेशन था क्या कॉटन इंडस्ट्री? क्योंकि उस टाइम पे भी अमेरिकन सिविल वॉर जब हुई थी, तो जो है टैक्सेस का कुछ इश्यू था, जिसके चक्कर में कॉटन इंडिया से जो है एक्सपोर्ट कराई जा रही थी यूके में। पर जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर एंड हुई, उसके बाद जो है प्राइसेस क्रैश कर गए और रेवेन्यू को कम नहीं किया, तो इसके चक्कर में दक्कन रिवोल्ट हुआ। तो क्या वो एग्ज़ाम्पल आपको उस टाइम पे याद आ पा रहा है? ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है ना? ग्लोबलाइज़ेशन एंड कॉटन इंडस्ट्री अगर इसका कंटेंट बहुत स्पेसिफिक है, हो सकता है कि आपने इसको नहीं पढ़ा हो सकता है कि आप इसको 100 वर्ड में लिख लो, 150 में लिख लो, 200 में लिख लो, यहाँ तक कि 250 में भी लिख लो, पर इसको 700 वर्ड में लिखना थोड़ा-सा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि नंबर 1 गोल्डन रूल है कंटेंट, दूसरा रूल है आपका फ़ैमिलियरिटी, फ़ैमिलियरिटी और तीसरा नियम है आपका जो गोल्डन रूल है वो है आपका इंटरेस्ट, है ना? ऐसे में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्पेस का ऐसे लिखने जाऊँगा तो मुझे इंटरेस्ट थोड़ा कम आएगा और अगर मुझे इंटरेस्ट कम आ रहा है तो मैं उतना एफ़र्ट नहीं मारूँगा। और अगर मैं एफर्ट नहीं मारूँगा तो एग्ज़ामिनर को इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर एग्ज़ामिनर को इंटरेस्ट नहीं आया तो नंबर का क्या होगा? कबाड़ा हो जाएगा। नंबर हमें 20 नंबर मिलेंगे, जो कि हमारे कोई मतलब के नहीं है। सिलेक्शन तो छोड़ो इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटेंट, उसके बाद है इंटेंट। इंटेंट मतलब आपका इंटरेस्ट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी आप ऐसे का टॉपिक चुनोगे तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। है ना? इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ जिससे आपको समझ आ सके इसकी इम्पोर्टेंस। क्योंकि एक बार आपने कोई ऐसे टॉपिक चुन लिया और उसके बाद आपने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली 5 से 10 मिनट में और उसके बाद आपने लिखना चालू कर दिया और आपने 2 पन्ने लिख लिए, उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते। है ना? उसके बाद इसलिए आपको जो है 2 मिनट देने हैं। 2 से 3 मिनट का समय आपको ऐसे के टॉपिक को चुनने में देना पड़ेगा। है ना? क्योंकि आप पीछे नहीं जा सकते फिर 2 पन्ने आप काट के फिर से थोड़ी लिखने जाओगे कि यार मैं फिर से चुन लेता हूँ, फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे, तो इसलिए सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसे का टॉपिक चुनना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? कई बच्चे इसमें ही गलती कर देते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि टॉपिक कैसे चुनना है, किस तरीके से आपको क्या आपके दिमाग में रहनी चाहिए, गोल्डन रूल्स क्या है टॉपिक चुनने के,
तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना? एक बार सेक्शन सी में से भी एक बार देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए, है ना? सबसे पहले द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका ऑन द होल वर्ल्ड। बहुत ही नैरो, बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है ना? इकोनॉमिक क्राइसिस का जो श्रीलंका में हुई थी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरी दुनिया पे? बहुत ही नैरो है। अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट है या फिर कोई करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से फॉलो करता है, वो भी बहुत डिटेल में, बहुत ही मतलब क्यूरियस बच्चा अगर होगा, तो ही उसको ये सब इतनी डिटेल में चीज़ें पता होंगी इसकी। तो ये टॉपिक तो मैं आपको इग्नोर करूँगा, इसको तो आप इग्नोर कर दो। ये टॉपिक जो है जनरल टॉपिक नहीं है, ये स्पेसिफिक टॉपिक है ना? स्पेसिफिक टॉपिक है, इसमें कंटेंट आपके पास नहीं होगा। दूसरा टॉपिक देखते हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स डेंजर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मिल गया हमको सबसे शानदार टॉपिक हमारा, है ना? क्योंकि इसकी लैंग्वेज एक तो बहुत जनरल है, बहुत ही जनरल या फिर यूँ कहें कि जेनेरिक लैंग्वेज है। सबसे पहले इसको हमने बहुत पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? कि हम क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं, आइस कैप्स को हम बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना? इसका मेल्टिंग भी हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। बचपन से आपको पता है कि भैया बर्फ़ जो है पिघल रही है, उससे आपका सी लेवल राइज़ हो रहा है और उससे जो है कोस्टल कम्युनिटीज़ को खतरा है वगैरह, वगैरह। तो ये टॉपिक जो है ना आपका सबसे सटीक बैठेगा। अगर आप सेक्शन सी में से कोई टॉपिक चुनना चाहो, तो ये सबसे बेस्ट टॉपिक होगा चुनने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास कंटेंट होगा, प्लस आपके पास इंटेंट होगा। दोनों चीज़ें आपके पास होंगी इसको टॉपिक को चूज़ करने के लिए। तीसरा टॉपिक है आपका पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अब ये स्कीम है एक, गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? अब ये स्कीम्स आपने कितनी पढ़ी होगी? आपने प्रीलिम्स के लिए थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, है ना? इसका आपको ये पता होगा कि 5 किलो राशन मिलेगा, 2 किलो चावल मिलेंगे, 1 किलो शक्कर मिलेगी वगैरह, वगैरह या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिशियरी पता होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईयर पता होगा कि 2020 में लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, इसको अभी एक्सटेंड कर दिया है। पर इतना डिटेल में पता होना मुश्किल है कि आप 700 शब्द इस पर लिख पाओ, ठीक है? तो हमारा मोटा-मोटा क्या निकल कर आया कि सबसे पहले अगर ऐसे के टॉपिक को चुनना इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको 700 वर्ड्स लिखने हैं और अगर आपने एक बार जो है 5 से 10 मिनट इसको दे दिए ब्रेनस्टॉर्मिंग और टॉपिक चुनने में और जो है स्टार्ट कर दिया इंट्रोडक्शन और 2 पेज आपने लिख लिए, तो आप इसको दोबारा काट नहीं सकते। आप काट दिया आपने तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पेजेज़ भी वेस्ट होंगे और जो है एग्ज़ामिनर पे इम्पैक्ट भी सही नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई टॉपिक चुनने में। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि कंटेंट आपको आता हो, है ना? जिस टॉपिक में आपको ये लगे कि आप 4 से 5 पन्ने ईज़िली भर सकते हो, वही टॉपिक आपको चुनना है। वही आपका टॉपिक है, वही कंटेंट। आपको अगर कॉज़ेज़ या फिर आपको स्वॉट आ रहा है या फिर कॉज़ेज़, कॉन्सिक्वेंसेज़ और वे फॉरवर्ड आ रहा है, कम से कम 10-10 पॉइंट आपको यहाँ से आने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग टॉपिक्स को चुन लेते हैं। इंट्रोडक्शन मुझे सही से आ रहा है तो मैंने टॉपिक चुन लिया कि नहीं यार मुझे इंट्रोडक्शन इसका आ गया, अब मैं इसको लिख लूँगा। इस बेसिस पे आपको टॉपिक का सिलेक्शन नहीं करना है क्योंकि बॉडी इम्पोर्टेंट है। 500 शब्द लिखने हैं आपको बॉडी में। अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आपका ऐसे अच्छा नहीं बनेगा, इंट्रोडक्शन से ऐसे अच्छा नहीं बनता है और आपके मार्क्स का कबाड़ा हो जाएगा। 2 गोल्डन रूल याद रखना कि 700 वर्ड लिखने हैं, कंटेंट होना चाहिए और प्लस आपका इंटेंट होना चाहिए। ठीक है? तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार से आपकी ऐसे की चॉइस करनी है टॉपिक की। अब हम देखेंगे so we have understood that how we should choose our essay. So what should be two golden rules of choosing an essay, है ना? And now we will see that how to brainstorm on any essay, है ना? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है ना? उसके बाद हम देखेंगे 10 टाइप्स ऑफ इंट्रो, 10 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, है ना? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? पहला हमारा पहला सीन तो ये है कि पहले हमको ऐसे का टॉपिक समझ आना चाहिए कि ये टॉपिक जो है हमने चुन लिया। अब इस टॉपिक पे मुझे 700 शब्दों का ऐसे लिखना है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए, है ना? 700 शब्दों के लिए मेरे पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए, कुछ कंटेंट होना चाहिए, है ना? ये सब जो आइडियाज़ हैं, ये कंटेंट है, ये सब ही ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट कहलाता है ना? इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। दिमाग में सोचना, दिमाग में नहीं मतलब दिमाग में आपको टॉपिक तो दिमाग में ही सोचना है। फिर उसके साथ-साथ में आपको एक रफ़ शीट मिलेगी आपके ऐसे की आंसर्स के पीछे। वहाँ पर आपको 3 1 या 3 जो है आपके ऐसे के लिए रफ़ शीट्स मिलेंगी। उसको आपको पूरी तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अगर कोई भी आपका जो टॉपिक आपने चुना, उसको सबसे पहले आपको लिखना है वहाँ।
और उसके इर्द-गिर्द जो भी आप सोच सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं उन आइडियाज़ को वहीं लिखेंगे। उसको ब्रेक डाउन करेंगे टॉपिक को, व्हाट इज़ दिस टॉपिक, व्हाई इज़ दिस टॉपिक, वेयर इज़ दिस टॉपिक, है ना? हाउ इज़ दिस टॉपिक, इस तरीके से इसको आप तोड़ेंगे। उसके बाद आप अलग तरीके और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम बॉडी में देखेंगे, है ना? कि आप बॉडी पार्ट में जब हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कितने टाइप्स की आपकी बॉडी पार्ट में जो है स्ट्रक्चर बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम कोई टॉपिक ले लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं एक बार, है ना? सो पीवाईक्यू में से ही देखते हैं कोई टॉपिक को जो अपना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी टाइम पे अपना मेल्टिंग एसे का ये मेल्टिंग ग्लेशियर्स वाला टॉपिक ले लेते हैं। वन सेकंड, लेट मी एडजस्ट द पेन। ठीक है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। मेल्टिंग ग्लेशियर्स डेंजर फॉर ह्यूमन बीइंग्स, है ना? अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है मुझे। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा कि मेल्टिंग ग्लेशियर, ये मेरा एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, फिर लिखूँगा डेंजर। डेंजर किसके लिए? आपके ह्यूमन्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ठीक है? अब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, तो मुझे 700 शब्द निकालने हैं, 700 वर्ड्स निकालने हैं। तो अगर मैं 700 वर्ड निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास एट लीस्ट 10 प्लस 10 थीम्स तो होनी चाहिए, है ना? 10 या 10 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। 10 प्लस 10 पॉइंट्स जब तक आपके पास नहीं होंगे बॉडी में, तब तक आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख पाओगे। क्योंकि ये आइडियाज़ का होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो वो आइडिया, आप आइडियाज़ कैसे सोचोगे? वो किस प्रकार से आपको आइडियाज़ आएँगे? तो सबसे पहले जब आप मेल्टिंग ग्लेशियर्स की बात कर रहे हो, तो आपको सोचना होगा कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स हो रहे हैं, तो उसके कोई कॉजेज़ तो होंगे, है ना? सबसे पहले आप कॉजेज़ ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स लिखोगे, है ना? सबसे पहली आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक चीज़ आएगी कि कॉजेज़ ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स मुझे लिखने हैं। अब कॉजेज़ को भी आप फर्दर ब्रेक डाउन करोगे, है ना? कि नेचुरल कॉजेज़ क्या है? व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज़ ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स, है ना? और कुछ कॉजेज़ होंगे एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़। ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, है ना? इस टाइप की ही आपकी टर्मिनोलॉजी ऐसे में दिखनी चाहिए। इससे क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ पता चलती है, आपकी एकेडमिक डेप्थ पता चलती है ना? कुछ अगर जैसे कुछ बच्चे इसको आर्टिफिशियल लिख देंगे या फिर ह्यूमन मेड लिख देंगे, तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। अगर आप एंथ्रोपोजेनिक लिखेंगे, तो बहुत इम्पैक्टफुल लगेगा और एकेडमिकली मैच्योर्ड लगेगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको कॉजेज़ डेसिफर करने हैं। आप आपको कॉजेज़ में नेचुरल में कम से कम 5 कॉजेज़ निकालने हैं, है ना? 5 कॉजेज़ आप नेचुरल में निकालेंगे, 5 कॉजेज़ आप एंथ्रोपोजेनिक में निकालेंगे। इसी प्रकार से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ए, बी, सी, डी और ई, है ना? इसी प्रकार से आपको जो है करना है इसको। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग ग्लेशियर्स के क्या कारण हो सकते हैं नेचुरल? एक तो आपकी वोल्केनिक जो इरप्शंस होती है, जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से CO2 भी निकलती है, उसमें SO2 भी निकलती है। तो ये जो गैसेज़ हैं, आपकी CO2 जो गैस है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है। इससे आपका टेम्परेचर बढ़ता है ना? तो नेचुरली क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स जो हैं मेल्ट हो रहे हैं। तो ये आपका एक नेचुरल कॉज़ आपको पता होना चाहिए, है ना? इस तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अब इसके साथ में आप कोई एग्ज़ाम्पल भी दे सकें, तो बेटर होगा, है ना? क्योंकि वो एक DAE अप्रोच जो मैंने आपको बताई है बॉडी पार्ट में, सबसे पहले डायमेंशन। अब डायमेंशन इसमें क्या हो गया, आपका नेचुरल जो कॉजेज़ हैं, वो एक डायमेंशन हो गए। दूसरा कॉज़ आपका जो है एंथ्रोपोजेनिक कॉज़, ये दूसरा डायमेंशन हो गया। अब इसमें आप आर्गुमेंट नंबर 1 लिख रहे हो कि ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस, है ना? तो उसकी वजह से जो है आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें आप एग्ज़ाम्पल डाल दो, तो आपका जो है आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया। एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, है ना? फिर आप नेक्स्ट पैरा पे मूव करोगे, तो नेक्स्ट कॉज़ बताओगे, उसका आर्गुमेंट दोगे और उसका एग्ज़ाम्पल दे दोगे। इस तरीके से आपको बॉडी में मूव करना है, ठीक है? तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ये काम आपको शुरुआत के 5 से 10 मिनट में करना है ना? 5 से 10 मिनट आपको अपना टाइम देना है ब्रेनस्टॉर्मिंग को। जिससे क्या होगा कि आपके पास आइडियाज़ होंगे, है ना? कंटेंट होगा, फिर इसको आप इफ़ेक्टिवली अरेंज कर सकते हो, है ना? इसका अरेंज कर सकते हो। अब जैसे मुझे पता था कि भाई कुछ नेचुरल कॉजेज़ होंगे, कुछ एंथ्रोपोजेनिक होंगे, उसके बाद मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखूँगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस में ही डेंजर्स, मतलब क्या डेंजर पोज़ कर रहा है। अब डेंजर्स किस टाइप के हो सकते हैं, है ना? डेंजर क्या होगा? एक तो आपके जो है एनवायरमेंटल लेवल पे डेंजर्स होंगे, कुछ आपके इकोनॉमिक लेवल पे होंगे, कुछ सोशल लेवल पे होंगे, कुछ कल्चरल लेवल पे होंगे, है ना? इस टाइप से आपको डेंजर्स निकालने हैं, है ना? कि सोशल डेंजर्स क्या है ना? कि पॉपुलेशन जो है, कुछ पॉपुलेशन इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो है, वो विलुप्त हो सकती है, वो एक्सटिंक्ट हो सकती है ना? अगर मेल्टि जो आपके ग्लेशियर्स हैं इसी प्रकार से मेल्ट होते रहे, तो क्या होगा कि कुछ जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं आपकी, वो विलुप्त हो जाएँगी, वो डूब जाएँगी, उनका वहाँ से सर्वनाश हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको डेंजर्स इसके पता होने चाहिए, है ना? ह्यूमन बीइंग्स पे क्या डेंजर्स होंगे। अब इकोनॉमी में क्या डेंजर होगा, है ना? इकोनॉमी में डेंजर ये होगा कि आपकी एक तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी खराब होगी, है ना? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है लार्जली डिपेंडेंट होता है आपका जो है मॉनसून पर और जो है आपकी सॉइल पर। सॉइल इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द एग्रीकल्चर। तो अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो ओवरऑल आपका क्लाइमेट चेंज होगा और जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, उनका जो फार्म्स होंगे वहाँ पर वाटर जो है पहले से वहाँ पे फिल हो जाएगा। तो वाटर जो है सॉइल में मिक्स हो जाएगा और वो जो है एग्रीकल्चर में इश्यू क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से आपको जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। टॉपिक को जो है खोल देना है, टॉपिक के अंदर टॉपिक, टॉपिक के और अंदर टॉपिक, है ना? इस तरीके से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपने आंसर्स को लिखने से पहले। जिससे क्या हो कि आपके पास इनफ कंटेंट हो, आपके पास इनफ आइडियाज़ हों, जिसको आप ऑटोमैटिकली अरेंज कर पाओ, है ना? इसका यही रोल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का यही रोल होता है कि आपके पास सबसे पहले तो आइडियाज़ हो, है ना? आइडियाज़ यानी कि कंटेंट। फिर उसके बाद उसको ऑर्डरली फैशन में उसको अरेंज करना है ना? उसको अरेंज करना है, जिससे आपका एक ऐसे में फ्लो बन जाए, है ना? फ्लो बन जाए और ये एक लॉजिकल ऐसे बन जाए, लॉजिकल ऐसे बन जाए। ये हमारा गोल है, आपका यही गोल है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। जो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट जो मैं बात कर रहा हूँ, वो इसीलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपके पास आइडियाज़ आएँगे कि भाई मेरे को ये भी पता है कि नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है? फिर कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे, मतलब वही डेंजर्स क्या होंगे, इकोनॉमिक डेंजर क्या होगा, एनवायरमेंटल डेंजर क्या होगा, सोशल डेंजर क्या होगा, वगैरह-वगैरह, ठीक है? तभी अब मैं इसको जो अब मेरे पास आइडियाज़ आ गए, कंटेंट आ गया, अब फिर मैं इसको ऑर्डरली फैशन में अरेंज करूँगा, है ना? अब मैं ऐसे नहीं लिखूँगा कि सबसे पहले मैंने लिख दिया कॉन्सिक्वेंसेज़, फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि वे फॉरवर्ड, कि व्हाट वी कैन डू टू अरेस्ट जो है आपका आपका जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये करना चाहिए। सबसे पहले मेरा आंसर इससे स्टार्ट नहीं होगा ऐसे, कि मुझे जो है ये सारे मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, जनता को और सभी लोगों को सोसाइटी में, जिससे ग्लेशियर्स मेल्ट होना कम हो जाए और जो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम हो जाए। हम इससे शुरुआत नहीं करेंगे अपने ऐसे की। उसको ऑर्डरली फैशन में अरेंज करने के लिए, उसमें एक फ्लो रखने के लिए, उसमें एक लॉजिकल कोहेरेंस रखने के लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी इम्पोर्टेंट है ना? जिससे सबसे पहले मैं लिख सकूँ कॉजेज़, कि भाई कॉजेज़ क्या हैं मेल्टिंग ग्लेशियर के, उसके बाद मैं लिख सकूँ कॉन्सिक्वेंसेज़ या फिर डेंजर्स, ठीक है? उसके बाद मैं थर्ड लेवल पे लिखूँगा कि वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारा? किस तरीके से मैं जो है नेचुरल जो रीज़न्स हैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैं अडैप्ट कर सकता हूँ? क्या मैं मिटिगेट कर सकता हूँ? ये सारे के सारे आपको मेजर्स भी बताने हैं, है ना? फिर आपके जो एंथ्रोपोजेनिक रीज़न्स हैं उसके लिए क्या मैं एडेप्टेशन कर सकता हूँ? क्या मैं मिटिगेशन कर सकता हूँ? इस तरीके के कीवर्ड्स का आपको यूज़ करना है। आपकी जो है इंटेलेक्चुअल डेप्थ दिखनी चाहिए ऐसे में, वही उसका जो है सोल पर्पस है। ठीक है? आपके पहले तो आइडियाज़ आपको आने चाहिए, ऑर्डरली फैशन में अरेंज होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए और लॉजिकल लगना चाहिए ऐसे आपका, है ना? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद जब बॉडी पार्ट में हम आए, तो सबसे ज़्यादा जो है आपको 500 वर्ड्स तक आपको ऐसे को बाँध के रखना है। उसको बाँध के रखने का ही मतलब होता है फ्लो रखना चाहिए उसमें, है ना? उसमें फ्लो होना चाहिए, वो आपका ऑर्डरली अरेंज हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहले आपका वे फॉरवर्ड आ गया, फिर आपके कॉन्सिक्वेंसेज़ आ गए, फिर आपके कॉजेज़ आ गए। ये हैफ़-अ-ज़ार तरीके से अरेंज लग रहा है ना? इसमें कोई फ्लो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आपके मार्क्स भी इसमें नहीं आएँगे। तो आपको करना क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कम से कम 5 से 10 मिनट किसी भी टॉपिक पे। जब आप ऐसे लिखने जाएँगे, तो सबसे पहले आप 5 से 10 मिनट अपने आप को देंगे और उसको जो है ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ऐसे को। जो भी आपके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको पेपर पे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आप 2 मिनट देंगे उसको ऑर्डरली फैशन में अरेंज करने के लिए, जिससे आपका एक नेचुरल फ्लो आ सके, एक लॉजिकल फ्लो आ सके आंसर में, है ना? जिससे एग्ज़ामिनर पढ़े कि हाँ यार, ये इसने बच्चे में दिमाग तो है, इसने एकदम लॉजिकल चीज़ लिखी है। पहले इसने कॉजेज़ लिखे, फिर इसने कॉन्सिक्वेंसेज़ लिख दिए, अब ये वे फॉरवर्ड बता रहा है ना? ये आपको एक एग्ज़ामिनर को एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ पता लगनी चाहिए उससे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब हम लोगों को समझ आ गया कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है कि 10 इंपॉर्टेंट जो वेज़ होते हैं, 10 तरीके के आपके इंट्रोडक्शन कैसे होते हैं, है ना? आप जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने एसे को, तो अगर आपके पास 3 एसे हैं, है ना? अगर आपने ऐसा किया कि एक एसे को भी उसी तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया, दूसरे को भी कर दिया, तीसरे को भी कर दिया, एग्ज़ामिनर तो एक ही है, वो हो जाएगा फ्रस्ट्रेट और वो हो जाएगा आपको जो है मार्क्स नहीं देगा। तो इसलिए करना क्या है, आपको पहला ऐसे दूसरी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, दूसरा ऐसे दूसरी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है और तीसरा ऐसे तीसरी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है।
जिससे आपके पास आ जाए डाइवर्सिटी और आपके मार्क्स जो है बढ़ जाएँ। कम से कम अगर आपके 10 मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो 20 बढ़ जाएँगे, है ना? अगर आपने डाइवर्सिटी ले आए तो एग्ज़ामिनर को भी पता चलता है कि बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली डेप्थ वाला बच्चा है, इसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, काफ़ी पढ़ा हुआ बच्चा है जिसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं ऐसे को लिखने के। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने 10 इंट्रोडक्शन किस टाइप के होने चाहिए। सबसे पहला आपका आता है डेफिनिशन बेस्ड इंट्रो, है ना? अब डेफिनिशन बेस्ड इंट्रो का मतलब ये होता है कि अगर कोई डेमोक्रेसी पे अगर कोई क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल, है ना? तो अपन सबसे पहले डेमोक्रेसी की डेफिनिशन प्रोवाइड कर देंगे, है ना? अब जैसे इसमें से कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन कौन-सा जो है डेफिनिशन के बेसिस पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ऐसे देखते हैं, उसको स्टार्ट कर हाँ, जैसे सेक्युलर पॉलिटिक्स ये जो आपका टॉपिक है, इसको डेफिनिशन बेस्ड पे स्टार्ट किया जा सकता है। अब इसको डेफिनिशन बेस्ड पे क्यों स्टार्ट किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर सेक्युलर वर्ड जो है और पॉलिटिक्स जो वर्ड है, उसकी डेफिनिशन इम्पोर्टेंट है। सेक्युलर वर्ड का मतलब जो है वेस्ट में डिफरेंट है, ईस्ट में डिफरेंट है, ठीक है? तो आप सबसे पहले इस ऐसे को स्टार्ट जब करेंगे, तो इंट्रोडक्शन में ही आप बता दें कि व्हाट इज़ द डेफिनिशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म सेक्युलर, है ना? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म सेक्युलर? तो वो आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद आप नीड्स लिखेंगे, उसके बाद आप चैलेंजेस लिखेंगे और उसके बाद नेचुरली है कि आप वे फॉरवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आप कंक्लूड कर देंगे। तो इस प्रकार से पहला आपका हो गया डेफिनिशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है? हम साथ-साथ में ये भी देखते जा रहे हैं कि किस टाइप के पीवाईक्यूज़ को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा है आपका कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन, है ना? अब इस तरीके से भी आपको कोई भी अगर टॉपिक है, उसको कोट के बेसिस पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे गांधी जी का अगर कोट है कोई, "द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज़ टू लूज़ योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स।" इस तरीके के कोट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलो अब एक आध कोई टॉपिक देखते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको अपन यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि कोट कौन-सा यूज़ हो जाएगा। ठीक है? कोई टॉपिक जिसमें आपका जो है यूज़ हो सके, तो सबसे मुझे लगा है सबसे बेस्ट तो आपका यही है, डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड कास्ट। अब इसमें आप जो है डेमोक्रेसी का कोई एक एक अब्राहम लिंकन करके एक आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका आप एक कोट यूज़ कर सकते हैं। उनका बहुत पॉपुलर कोट है कि डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। इस तरीके से अब्राहम लिंकन करके आप इनका कोट यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, है ना? ये एक इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन होगा आपका। इस तरीके से आप दूसरा जो है कोट भी यूज़ कर सकते हैं आपके इंट्रोडक्शंस में, ठीक है? आप जैसे इफेक्ट ऑफ चेंज इन ग्लोबल एनवायरनमेंट, चैलेंजेस इन दी वे फॉरवर्ड। अब इसमें आप किस तरीके का इंट्रोडक्शन में कोट यूज़ कर सकते हैं? इसमें आप जो है एक आपका इंट्रोडक्शन गांधी जी का एक कोट है, जो कि आपका है नीड और ग्रीड से रिलेटेड, है ना? अब जो नीड और ग्रीड का जो आपका गांधी जी का कोट है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड इन द वर्ल्ड, बट देयर इज़ नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो वो क्या है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन ग्लोबल एनवायरनमेंट दिखाता है ना? कि जो आपकी ह्यूमन्स की जो एक नीड थी, उसके लिए तो प्रकृति के पास सफिशिएंट चीज़ें थीं, पर जिस तरीके से नीड आपकी ग्रीड में बदलती जा रही है, उसके लिए सफिशिएंसी नहीं है, उसकी वजह से आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से आप कोट्स का यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है? जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अभी हमने सेक्युलर वाला देखा कि सेक्युलर पॉलिटिक्स, है ना? अब इसमें भी आप कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? कि भाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द अच्छा जो प्रिएम्बल है उसमें द जो टर्म आपकी सेक्युलर है उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में जो है जोड़ा गया था। तो आप इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। कि जो सेक्युलर पॉलिटिक्स की जो बात हो रही है, तो जो टर्म सेक्युलर है, वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया आपके प्रिएम्बल में। द टर्म सेक्युलर को इंट्रोड्यूस किया गया। इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस को यूज़ कर सकते हैं, है ना? अगर कोई आपका जो है एक्ट है, अगर कोई टॉपिक ऐसा आपको दिखता है जिसमें आपका कोई एक्ट यूज़ हो सकता है, स्टैट्यूट यूज़ हो सकता है, मतलब स्टैट्यूट मतलब वही होता है लॉ। कोई अगर लॉ यूज़ हो सकता है, तो उसको आप यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका तीसरा टाइप का इंट्रोडक्शन बन गया। आपकी डाइवर्सिटी कितनी आ गई? आपने पहला इंट्रोड्यूस किया डेफिनिशन से, दूसरा इंट्रोड्यूस कर दिया कोट से और तीसरा आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल इंट्रोडक्शन। फिर आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं किसी भी चीज़ का, है ना? आप किसी जो टॉपिक है उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आज तक बता दीजिए कि हिस्ट्री में ऐसे होता था और अभी ऐसे होता है। इसका भी कोई एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? कोई एग्ज़ाम्पल 1 सेकंड, इसका क्या एग्ज़ाम्पल देखा जाए? अच्छा हाँ, जैसे अब इसमें आपका
जैसे ये वाला टॉपिक है, न्यू एग्रीकल्चरल लॉ एंड पीजेंट मूवमेंट। इसको आप हिस्टोरिकली कनेक्ट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं इसका, है ना? कि जो आपका एग्रीकल्चरल लॉ है, जो आपके पुराने एग्रीकल्चरल लॉ थे, तो वो कैसे आपके जो है फ़ायदेमंद थे। उसके बाद जो है आज जो नए एग्रीकल्चरल लॉज़ आ गए हैं आपके, वो किस तरीके से आपको पीजेंट मूवमेंट को जो है फ़ॉस्टर कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर आप इस वाले टॉपिक में भी हिस्ट्री का काफ़ी अच्छे से बेटर यूज़ कर पाएँगे, है ना? कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी एट प्रेज़ेंट। अब इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन फॉरेन फॉरेन पॉलिसी एट प्रेज़ेंट। अब इसको तो हम जो है बॉडी में काफ़ी डिटेल में बताएँगे प्रेज़ेंट को। पर इंट्रोडक्शन में अगर हम जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दें कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, हमारा जो पॉलिसी थी, जो नेहरूवियन पॉलिसी थी, वो किस प्रकार से थी। फिर उसके बाद जो हमारे आने वाले लीडर्स आए, भाई आपका जो है और बाकी के जो डॉक्ट्रिन्स आए, वो सब आप मेंशन कर दें और आज तक बता दें, तो ये इंट्रोडक्शन आपका सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन इस वाले टॉपिक से बिल्कुल एकदम अलाइन हो रहा है ना? क्योंकि ये प्रेज़ेंट की बात कर रहा है, तो आप हिस्ट्री से स्टार्ट करके प्रेज़ेंट में जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपना दिमाग लगाना है कि मैं कौन-सा इंट्रोडक्शन कहाँ फिट कर सकता हूँ, है ना? अब इसमें आप डेफिनिशन बेस्ड इंट्रो ट्राई करेंगे, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसमें आप कोट बेस्ड ट्राई करेंगे तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पर आप इसमें हिस्टोरिकल जो आपका इंट्रोडक्शन है, सबसे सटीक बैठ रहा है, एकदम फिट बैठ रहा है इसमें, ठीक है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हमारा किस टाइप से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेटा और स्टैटिस्टिक्स। ये तो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, है ना? अब जैसे आपका एक टॉपिक था, अभी हमने डिस्कस किया मेल्टिंग ग्लेशियर्स वाला, है ना? मेल्टिंग ग्लेशियर्स और डेंजर्स टू ह्यूमन बीइंग्स। इसका क्या डेंजर है? तो एक आईपीसीसी की 6th सिंथेसिस रिपोर्ट एक आई थी, है ना? 6th सिंथेसिस रिपोर्ट या फिर एक वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी कि जो है सी लेवल शायद 0.7 मिलीमीटर से जो है एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में फॉर मेकिंग इट मोर इम्पैक्टफुल। इस टाइप से आप जो है डेटा और स्टैट को यूज़ कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में। तो ये आपका 5वां टाइप का इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आपका नेक्स्ट टाइप का इंट्रोडक्शन है वो है आपका एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन। अब एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आप कोई भी शॉर्ट रियल लाइफ स्टोरी बता दो। कोई स्टोरी आप बता दोगे अगर रियल लाइफ, तो जो है इम्पैक्ट उसका बहुत वो होता है ना? अब जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी, अब मूवी में अगर कभी-कभी क्या होता है कि शुरुआत में हीरो के बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है कि हीरो जो है बचपन में बहुत परेशान था, उसकी माँ को परेशान किया गया, उसके पिताजी के साथ बहुत गलत हुआ। फिर उसके बाद जो है ये सब जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से आज हीरो, हीरो बना है ना? तो ये जो समा बाँधने वाली बात है, ये जो बैकग्राउंड बनाने वाली बात है, वो आप रियल स्टोरी कोई बता सकते हो जिससे आप ऐसे को कनेक्ट कर पाओ। अब इसके लिए कोई एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कौन-सा एग्ज़ाम्पल इसमें फिट बैठेगा। कोई एग्ज़ाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। उम, कौन-सा टॉपिक हम डिस्कस करें? अच्छा, ये वाला एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। टेलीविज़न इज़ लीडिंग बैड कल्चर। जो आपका टेलीविज़न है, वो एक बैड कल्चर को प्रमोट कर रहा है ना? अब इसमें क्या है, किस टाइप से आप इंट्रोड्यूस करेंगे इसको कि पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जो आपकी टीवी हुआ करती थी, वो जो है बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी टीवियाँ। तो पहले के ज़माने में जो है पब्लिक वॉचिंग हुआ करती थी। आज टीवी बहुत ही पर्सनलाइज़्ड हो गई है ना? हर घर में टीवी है, हर कमरे में टीवी है ना? तो वो बहुत ही पर्सनलाइज़्ड एक्सपीरियंस हो गया है। तो पहले जनरली टीवी पे क्या देखते थे हम लोग, रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, है ना? और आपका शक्तिमान देखते थे, तो ये सारी की चीज़ें हम देखते थे पहले। पर आज क्या आ रहा है, आज आपका एमटीवी पे कई शोज़ आ रहे हैं और कई टाइप की मूवीज़ आ रही हैं, है ना? तो वो कहीं न कहीं कल्चर को खराब कर रहा है, वो कहीं न कहीं कल्चर को डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो आप यही एक रियल लाइफ़ जो है यहाँ पे एक स्टोरी बता सकते हो कि अभी जैसे एक रीसेंट जो है एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 3 जो गुड़गाँव में शायद या फिर मेरे हिसाब से नोएडा में 3 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। एक कोई गेम था, कोई कोरियन गेम, वो लोग खेलते थे वो गेम को और उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो आप इस स्टोरी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे टेलीविज़न जो है आपका बैड कल्चर को प्रमोट कर रहा है ना? चिल्ड्रन सुसाइड्स को प्रमोट कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत अच्छा जाएगा आपके ऐसे पर। ठीक है? तो ये आपका छठवां तरीका हो गया कि इंट्रोडक्शन को जो है एनेक्डोट के बेसिस पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपका कंटेम्परेरी या फिर करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन भी हो सकता है ना? ये एक अलग इम्पोर्टेंट आपका एक स्टार्टर हो सकता है। अब इसमें कौन-सा टॉपिक आपका जाएगा? अब इसमें आपका ये भी जा सकता है, क्या बोलते हैं, जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी अंडर कोविड-19। ये टॉपिक भी आपका एकदम करंट अफेयर्स वाला है और इसमें आपका
इंट्रोडक्शन भी रिलेवेंट रहेगा। अब इसमें आप बता क्या सकते हो, है ना? इसमें आप स्टार्ट कर दो कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 जो कोविड-19 था उसमें जो है ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा हिट लगा, है ना? ग्लोबल इकोनॉमी सारी इकोनॉमीज़ नेगेटिव में चल रही थी, है ना? ग्लोबल इकोनॉमीज़ को बहुत बड़ा धक्का लगा। तो आप कंटेम्परेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी इसको जो है कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक इंट्रोडक्शन, ठीक है? फिर आपका एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन इज फिलोसॉफिकल इंट्रोडक्शन, है ना? फिलोसॉफिकल इंट्रोडक्शन कैसा होता है ना? इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन जिस तरीके से हमारी फिलॉसफी वर्क करती है, हमारी 6 टाइप की जो है मेन फिलॉसफी है ना? वो तो आपको जीएस में आपने पढ़ा ही होगा कि हमारी 6 टाइप की कौन सी मेन फिलॉसफी है। मीमांसा हो गया, योगा हो गया, है ना? इस टाइप की जो फिलॉसफी होती है या फिर जो ह्यूमन बेस्ड से रिलेटेड जो भी ह्यूमन नेचर से रिलेटेड फिलॉसफी है हमारी, है ना? ह्यूमन प्रोग्रेस जो है किस तरीके से हम मटेरियल एडवांसमेंट में मेजर नहीं करते हैं, एक्सपेंडिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे मैनेज करते हैं, उसको इसी बेसिस पे मेजर किया जाता है, ठीक है? तो वो आपको एक फिलोसॉफिकल इंट्रोडक्शन भी आप दे सकते हैं ना किसी टॉपिक को। अब जैसे उसके लिए अपन समझते हैं फिलोसॉफिकल इंट्रोडक्शन किस टॉपिक में जो है आपका काम आएगा या फिर किस टॉपिक में हम उसको जो है डाल सकते हैं। अब 1 सेकंड, हाँ जी। आपका जो ये रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग, प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज़, सॉरी पीछे थोड़ा-सा मंदिर में हमारे यहाँ पे आज कीर्तन हो रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दैट नॉइज़, है ना? सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइज़, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो जो आपका रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग अब इसमें ना फिलॉसफी बहुत काम आने वाली है आपके, है ना? किस तरीके से फिलॉसफी काम आएगी? अब जो कैरेक्टर बिल्डिंग का जो एक आपका एक कॉन्सेप्ट वो पहली बात तो बहुत ही आपका फिलॉसफिकल होने वाला है ना? क्योंकि कैरेक्टर जो चरित्र होता है, वो एक फिलॉसफिकल चीज़ है ना? वो कोई क्वांटिटेटिव चीज़ नहीं है ना? क्वांटिटेटिव नहीं है वो चीज़, जिससे आप उसको जो है ए, बी और सी से डिफाइन कर पाओ। तो जितनी आप इसमें फिलॉसफी डालोगे कि यार एक जो ह्यूमन्स होते हैं, उनका और एनिमल्स का जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस होता है ह्यूमन्स और एनिमल्स में, वो केवल और केवल कैरेक्टर का होता है। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कैरेक्टरफुल होते हैं, उनका एक चरित्र होता है। यहाँ तक अब जब एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स का कैरेक्टर नहीं होता है। तो इस तरीके से आप फिलॉसफी को इसमें डाल सकते हैं कि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में फिलॉसफी कैसे आपकी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उससे आपका जो है भूमिका बन जाएगी, है ना? इंट्रोडक्शन की इस टाइप से आप फिलॉसफिकल इंट्रोडक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका इंट्रोडक्शन है वो है कॉन्ट्रास्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। ये सबसे बहुत ही मतलब ये बड़ा मज़ेदार होता है ना? इसमें आप कॉन्ट्रास्ट दिखाते हो। अब जैसे क्या होता है कि अगर फॉर इंस्टेंस आपको अगर कॉन्ट्रास्ट दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे? कि इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है रिसेंटली, है ना? इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अभी भी 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना में जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना? इस तरीके से आप कॉन्ट्रास्ट इंट्रोडक्शन बेस्ड जो है आपका ऐसे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि इंडिया रिप्रेजेंट अ पैराडॉक्स, एक काइंड ऑफ पैराडॉक्स है इंडिया में कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है ना? इस टाइप से अगर कोई ऐसे आता है, तो उसमें आप कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हो कि इंडिया में जो रूरल ग्रोथ है और जो अर्बन ग्रोथ है, उसमें कितना डिफरेंस उसमें कितना कॉन्ट्रास्ट मेल और फीमेल में कितना कॉन्ट्रास्ट है ना? फीमेल जो है उनको एक तो इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ कम मिल पाती हैं। अगर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल भी जाती हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका ग्लास सीलिंग नाम का एक चीज़ है, जो वुमेन को जो है हायर पोज़ीशन पे जाने से रोकता है। तो इस तरीके से आपको जो है अपने कॉन्ट्रास्ट बेस्ड इंट्रोडक्शंस को प्रिपेयर करना है और आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन को यूज़ करना है फॉर बेटर अटेंशन ऑफ द एग्ज़ामिनर। ये आपको इस तरीके से इसको यूज़ करना है। अब लास्ट है आपका क्वेश्चन बेस्ड इंट्रोडक्शन। है ना? आप कोई भी अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपन एग्ज़ाम्पल के हिसाब से देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है आपका, ठीक है? इसमें से कौन-सा एक बार देखते हैं। अच्छा ये, इंक्रीज़िंग रीजनलिज़्म एंड नेशनल यूनिटी, इस टॉपिक को हम क्वेश्चन बेस्ड इंट्रोडक्शन में कैसे यूज़ करेंगे, है ना? अब इसको क्वेश्चन बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसे बनाएँगे कि क्या इज़ रीजनलिज़्म रियली इंक्रीज़िंग इन इंडिया? पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, है ना? फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा कि इज़ रीजनलिज़्म अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी इन इंडिया? दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना? व्हाट काइंड ऑफ रीजनलिज़्म आर थ्रेट टू नेशनल यूनिटी? एंड is India's regionalism is different from other regionalism in the world?
इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पोज़ करेंगे इंट्रोडक्शन में, जिससे एग्ज़ामिनर की अटेंशन को हम कैच कर पाएँ, है ना? इस टाइप के इंट्रोडक्शंस को यूज़ करेंगे जिससे एग्ज़ामिनर की अटेंशन हमारे पास आ जाए, जिससे वो हमारा पूरा ऐसे पढ़े। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद बॉडी में हम डिफ़ाइन करेंगे कि भाई रीज़नलिज़्म होता क्या है ना? किस प्रकार से रीज़नलिज़्म बढ़ रहा है? व्हाट आर द कॉजेज़ सॉरी, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ रीज़नलिज़्म, है ना? उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हो रहे हैं? है ना? नेशनल यूनिटी को कोई हार्म तो नहीं हो रहा? इस तरीके से हम उसको जो है बॉडी में डिस्कस कर लेंगे। तो यही आपके 10 टाइप के इंट्रोडक्शंस जो है मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ। आपका यही मतलब इस लेक्चर का यही पर्पज़ है कि आपकी भूमिका, पहला लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन के लिए इसलिए डेडिकेट किया है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न के लिए, कि इंट्रोडक्शन जो है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ही अगर बेहतरीन हो जाए ऐसे की, तो मज़ा आ जाएगा। है ना? फिर आपका 40 मार्क्स और 35 मार्क्स स्कोर करने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर को जब लगेगा ना कि बच्चे ने सेक्शन ए में भाई डेफिनिशन बेस्ड इंट्रो, सेक्शन बी में उसने कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रो लिखा हुआ है, करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रो लिखा हुआ है, सेक्शन सी में उसने फिलॉसॉफिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कॉन्ट्रास्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना? मज़ा आ जाएगा कि किसी में कोट से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? अब क्या है कि ये कोई मतलब वो नहीं है ना? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जो चीज़ें इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ी हैं, उसको आप कंक्लूज़न में यूज़ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी मतलब मतलब ये वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको अगर इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लिया तो मैं इसको कंक्लूजन में नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई कोट बेस्ड आपने अगर कोई आपको कोट याद है एजुकेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एक काफ़ी पॉपुलर कोट है जो कि हमारे एक बहुत ही पॉपुलर कोचिंग के जो है कोच हैं, उन्होंने काफ़ी पॉपुलर कर दिया एजुकेशन से रिलेटेड, कि एजुकेशन इज़ लाइक मिल्क ऑफ टाइग्रेस, हुएवर ड्रिंक्स इट रोर्स लाइक अ टाइगर। है ना? तो ये एक भीमराव अंबेडकर साहब का जो है कोट है। ये अब आपको अगर कोई आप एजुकेशन से रिलेटेड, कोई अगर उसकी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई आप ऐसे लिख रहे हैं और आप एंडिंग इससे कर देते हैं, तो आपका बहुत शानदार इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना? वो कंक्लूज़न एकदम हाई नोट पे एंड होगा, एकदम हाई नोट पे आपका कंक्लूज़न जो है वो एंड होगा। इसी प्रकार से आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल प्रोविज़न से भी एंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डीपीएसपी को कोट कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिकल 44 जो आपका यूसीसी है, अगर ऐसे जो है यूसीसी के ऊपर है, आपने इंट्रोडक्शन में कुछ और यूज़ कर लिया, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन यूज़ कर लिया, तो आप कंक्लूज़न में जो है लीगल प्रोविज़न्स यूज़ कर सकते हो कि आर्टिकल 44 या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में इसका डिस्कशन हुआ था, और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडिंग फादर्स का मानना ये था कि जब सोसाइटी में कंसेंसस होगा, तब हम जो है आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आपको इस तरीके से जो है सोचना है वहाँ, ठीक है? और इसी प्रकार से आप एनेक्डोट से एंड भी कर सकते हो, है ना? अगर आपने पहले कोई स्टोरी शुरू की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कोस्टल एरिया वाली हमने जो स्टोरी डिस्कस की थी कि कोई फार्मर जो है आपका कोस्टल एरिया में जिसको हार्म हो रहा है, सी लेवल राइज़ होने की वजह से, तो उसकी आप स्टोरी एक जो है कंक्लूज़न में पॉज़िटिव एंड पे ऐसे नोट कर सकते हो कि अब जो है एक पेरिस एग्रीमेंट नाम का एग्रीमेंट हो गया है, जिसमें हमने 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का टेम्परेचर रखने का जो है प्रॉमिस किया हुआ है। इससे टेम्परेचर कम रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, तो मेल्टिंग कम होगी और सी लेवल राइज़ नहीं होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो राम नाम का जो आपका या फिर श्याम नाम का जो आपका फार्मर है, वो अपनी खेती जो है कंटिन्यू कर पाएगा और उसको कोई इश्यू नहीं होगा। तो इससे आप जो है एनेक्डोटल बेस्ड जो है कंक्लूज़न इस तरीके से आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। है ना? इस तरीके से आप जो है फिलॉसॉफिकल बेस्ड आपके कंक्लूज़न भी हो सकते हैं कि जो आपकी एक गांधी जी की फिलॉसफी है अंत्योदया, है ना? अब जैसे कोई भी अगर आपका पॉलिटिकल या फिर आपकी जो स्कीम बेस्ड जो क्वेश्चन्स आते हैं, है ना? उसमें आप हमेशा जो है गांधी जी के अंत्योदया से कोट करके कंक्लूड कर सकते हो कि गांधी जी ने बोला था कि लास्ट माइल मतलब लास्ट जो पर्सन है, उसको मेरा बेनिफिट अगर मिल रहा है, अगर उस तक मेरा बेनिफिट पहुँच पा रहा है, तो मैं सफल हुआ, तो मेरी गवर्नमेंट स्कीम जो है सफल हुई है, अन्यथा वो सफल नहीं हुई है। है ना? इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। ठीक है? बाकी मैंने आपके लिए और भी इससे जो आपके कंक्लूजन्स हैं, और भी किस टाइप के कंक्लूजन्स हो सकते हैं, और देख लेते हैं। इंट्रो तो आप 10 यूज़ कर ही सकते हो, उसके अलावा और क्या-क्या कंक्लूज़न यूज़ कर सकते हो? जैसे हमने डिस्कस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, है ना? जो आप प्रिएम्बल में जो वैल्यूज़ पढ़ते हो, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, है ना? ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी, इनको एक हाई नोट पे ले जाके जब आप कंक्लूज़न में इनको यूज़ करोगे, जब आपको इनका मतलब पता होगा, है ना? तो आपका जो है ऐसे का जो कंक्लूज़न होगा ना वो एकदम ब्रिलियंट लगेगा। एकदम लगेगा कि हाँ यार, इसके पास जो है, इस बच्चे के पास जो ये स्टूडेंट मेरा है, जिसकी मुझे ऐसे की कॉपी मिली है, इसके पास एक मैच्योरिटी है। इसके पास एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, एक एकेडमिक मैच्योरिटी है, जो कि मुझे इसकी राइटिंग से समझ आ रही है। क्योंकि आपकी मैच्योरिटी जज करने के लिए मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ऐसे की कॉपी है इस टाइम।
मैं उसी से जज करूँगा कि आपकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या है, आप लेवल ऑफ आपकी एकेडमिक डेप्थ क्या है, आपने सुपरफिशियल पढ़ाई की है या फिर आपने इन डेप्थ पढ़ाई की है, आपकी गगरी जो है आधी खाली तो नहीं है कहीं, अधगगरी तो नहीं है कहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, बहुत मैटर करती हैं कि आपको आपने अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने केवल जस्टिस अगर लिखा है, तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, है ना? जस्टिस का मतलब क्या है? क्या इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस क्या है ना? किस तरीके से उसको यूज़ करना है आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप कंक्लूज़न में यूज़ कर सकते हो। फिर आपका एथिकल या फिर मोरल कंक्लूज़न भी हो सकता है ना? जो एथिकल और मोरल कंक्लूज़न भी आप यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से? अब जैसे जो डेमोक्रेसी का जो क्वेश्चन था या फिर जो सेक्युलरिज़्म का जो क्वेश्चन था, अब वो एथिकल बेसिस पे कैसे यूज़ होगा? जो एथिक्स की और मोरालिटी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक फिलॉसफी होती हैं। पहली फिलॉसफी है आपकी यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, है ना? इसके साथ आप एंड कर सकते हो। मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या फिर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स। जितने ज़्यादा लोगों की खुशी हो सके, उतने ज़्यादा लोगों की खुशी होनी चाहिए, मिनिमम हार्म होना चाहिए। इस फिलॉसफी को यूज़ कर सकते हो। आप कॉमन गुड थ्योरी को भी यूज़ कर सकते हो अपने कंक्लूजन में, है ना? ये भी एक आपकी एथिकल फिलॉसफी है। आप वर्च्यू एथिक्स को भी कोट कर सकते हो, है ना? वर्च्यू एथिक्स जिसमें आपका कैरेक्टर एथिक्स आ जाता है, जो सोक्रेटिस की फिलॉसफी है। सोक्रेटिस और आपके जो है और जो फिलॉसफर्स हैं वर्च्यू एथिक्स के, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप एथिकल और मोरल कंक्लूजन लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल वे फॉरवर्ड बेस्ड कंक्लूजन भी लिख सकते हो, जिसमें आप कोई भी अब जैसे जो एक आपका मेल्टिंग ग्लेशियर्स का जो क्वेश्चन था ऐसे में, उसमें ये अप्रोच बहुत काम आएगी, है ना? अब इसमें आप जब वे फॉरवर्ड बेस्ड कंक्लूजन लिखोगे, तो एक इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेटर का आएगा, है ना? कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, वो एक पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाला है ना? इसको पता है कि किस प्रकार से जो है वे फॉरवर्ड किया जाता है, मतलब किस प्रकार से किसी प्रॉब्लम को होलिस्टिकली सॉल्व किया जाता है। उसमें केवल आपकी जो है आपका केवल और केवल फार्मर्स का रोल नहीं होगा, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, एनजीओज़ का रोल नहीं होगा। होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं, वो आपके आने चाहिए ऐसे में, ठीक है? तभी बात बनेगी। फिर आप जो है अगर जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन जो आता है ना? एक तो आपको पक्का श्योर है कि ये क्वेश्चन जो है आपका वो पॉलिटिकल स्फीयर से आएगा। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है? उसके लिए जो आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? नीति आयोग की एक फिलॉसफी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और आपकी जो है सरकारिया कमीशन और पुंची कमीशन जो है, उनने भी इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कंक्लूजन भी यूज़ कर सकते हो। सबका साथ, सबका विकास, ठीक है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी आप अपने कंक्लूज़न में यूज़ कर सकते हो। इस टाइप का भी आपका कंक्लूज़न हो सकता है ना? अब जैसे आप जो पॉलिटिक्स जो सेक्युलर पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन था, उसमें आप इसकी बात कर सकते हो, है ना? कि ये जो है आपका इंक्लूसिव जो ग्रोथ होगी या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो मॉडल है, वो कहीं न कहीं सेक्युलर पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। क्योंकि अगर सेक्युलर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाएगा, है ना? सबका साथ और सबका विकास तभी हो सकता है जब सेक्युलर पॉलिटिक्स होगी, तो इस टाइप से आप इसको एंड कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी एसडीजी गोल्स हैं उनको याद कर लो, और आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगर जैसे एजुकेशन का आ गया, तो एजुकेशन वाला एसडीजी से आपने कोट कर दिया, एंड कर दिया कि वी शुड स्ट्राइव फॉर अचीविंग दिस नंबर ऑफ एसडीजी, है ना? ये इस तरीके से आप एंड कर सकते हो। एसडीजीज़ याद कर लो, और आपको ये तो आपका जो है जीएस में भी बहुत हेल्प होने वाली है ना? जीएस के लिए भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी याद कर लो, है ना? वहाँ पे भी कोट करना, और इसको ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है? फिर आपकी डेमोक्रेटिक रेज़िलियंस का एक कंक्लूज़न बन सकता है। आपकी ग्लोबल लीडरशिप का एक कंक्लूज़न बन सकता है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो ऐसे आते हैं, उसमें भारत कैसे जो है विश्व गुरु बनता जा रहा है। ग्लोबल साउथ की बात कैसे चल रही है। इंडिया शुड बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। किस तरीके से इंडिया जो है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बन रहा है। कैसे इंडिया ने जी20 की समिट में अफ्रीकन यूनियन का इंडक्शन करवाया एज़ अ 21st मेंबर। ये आपको जो है पता होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है ग्लोबल लीडरशिप बेस्ड कंक्लूजन जो है आपके इंटरनेशनल रिलेशन वाले ऐसे में यूज़ कर सकते हो, है ना? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर
आपका जो ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस, अब जैसे जो कोई गवर्नेंस का अगर ऐसे आता है, तो आप कोई ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस कंक्लूजन भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कोई सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट होगी, उसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हो। आप नीति आयोग की कोई रिपोर्ट के बेसिस पे आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, है ना? ये भी आपके कंक्लूजन में यूज़ हो सकती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। फिर एंड में जो सबसे इम्पैक्टफुल रहेगा, वो विज़नरी और इंस्पिरेशनल कंक्लूजन रहेगा। है ना? जो कि गाइडेड होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से। आपका विज़न कितना दूर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग वाला जो ऐसे था, उसमें आपका विज़न दिखना चाहिए ना, कि कैरेक्टर मतलब क्या है? रोल ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का रोल कैसे होगा कैरेक्टर बिल्डिंग में? वो विज़न आपका दिखना चाहिए। किस प्रकार से जो है आप लिटरेचर को देख रहे हो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। वो आपको इंस्पिरेशनल चीज़ें आपको वहाँ दिखनी चाहिए। है ना? तो इस तरीके से आप 10 आपके साथ मैंने आज जो है कंक्लूज़न डिस्कस किए, 10 टाइप ऑफ कंक्लूज़न, 10 टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, किस तरीके से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, किस तरीके से आपको अपना एसे चुनना है, ये सारा सब कुछ हमने आज डिस्कस कर लिया है। अब कल के लेक्चर में हम बॉडी को डिस्कस करेंगे, है ना? हमने जो है 10 से 15% जो पार्ट है हमारा बॉडी, और वो सॉरी आपका इंट्रोडक्शन, और 10 से 15% आपका जो है कंक्लूज़न। ये हमने 30% पार्ट जो है आपने 2 लेक्चर्स में निपटा दिया है ना? अब आपको मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी। अब कोई भी टॉपिक आपके सामने आ जाए, कोई भी टॉपिक हो एक्स, वाई, जेड, कुछ भी लिखा हो, आपके पास 10 तरीके हैं इसको इंट्रोड्यूस करने के, और 10 तरीके हैं इसको कन्क्लूड करने के। और आपके पास इतने पॉइंट्स होंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अगर आपने उसी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दी, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी कंटेंट में। बाकी मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ, और आपको जो भी ज़रूरत हो, जिस भी त मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ के थ्रू, उसकी आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसका कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी जीएस से भी आप अपना कंटेंट उठाइए और उसको भी ऐसे में यूज़ करिए। है ना? क्योंकि जितना आपका एनरिच्ड कंटेंट होगा ना, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, उतने अच्छे आपके नंबर आएँगे। यही हमारा गोल है। तो आज की लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपकी मैं थोड़ी-सी भी अगर मदद कर पाऊँ ऐसे में, तो मेरा ये सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।